गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स का प्रीवियस ईयर पेपर है। सो आई होप आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहे। तो इस पेपर के टोटल 100 क्वेश्चन है, तो हम इनको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। तो पार्ट फर्स्ट में हम 45 क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि कभी भी वीडियोस पब्लिश हो इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। तो ये पेपर मुझे कैंडिडेट के थ्रू भेजा गया है। इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे और यूनिक क्वेश्चन है, तो पेपर मैं आपके लिए सॉल्व करने वाली हूँ। इसका प्रिंट है जो थोड़ा सा गड़बड़ है, बट पूरे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और क्लियर क्वेश्चन है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर देखना। जीके के लिए चाहें तो आप मेरा सेकेंड चैनल है उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एंटीडोट फॉर हेपेरिन इज। ये रहे यहाँ पर चार ऑप्शन। एंटीडोट का हेपेरिन का एंटीडोट क्या है? ऑप्शन है विटामिन के, प्रोटामाइन सल्फेट, एमिनो कैप्रोइक एसिड और अमीनोड्रोन। तो जो हेपेरिन का एंटीडोट है वो क्या है? वो है प्रोटामाइन सल्फेट है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखिए कि जो हेपेरिन है इसका एंटीडोट क्या है? हेपेरिन का एंटीडोट है प्रोटामाइन सल्फेट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज अ पेशेंट इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शंस टू इम्प्रूव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। एक पेशेंट है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में है, उसके लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे जो उसकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो और अच्छे से आ सके, ताकि उसको नॉर्मल डिलीवरी भी की जा सके। क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अच्छे आएंगे तभी नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है। तो सेकेंड स्टेज में है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करना है, तो कौन सा इंजेक्शन देंगे? ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, मिथार्जिन, फिनार्जिन या फिर डाइजेपाम। तो जो इंजेक्शन दिया जाएगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इम्प्रूव करने के लिए वो कौन सा दिया जाता है? वो दिया जाता है ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस इज मैनिफेस्टेड बाय एन एलिवेटेड। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन होती है उसमें किस एंजाइम का लेवल है जो बढ़ा हुआ रहेगा? ऑप्शन है सीरम ब्लूबिन, सीरम अमाइलेज, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेस या फिर सीरम क्रेटिनिन। तो जो एंजाइम पैंक्रियाज रिलीज करेगी उसी एंजाइम का लेवल बढ़ेगा यदि पैंक्रियाज में कोई इन्फेक्शन होता है तो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में जो जिस भी एंजाइम का जो भी लेवल बढ़ा हुआ रहेगा वो क्या होगा? सीरम अमाइलेज का लेवल क्या रहेगा? इंक्रीज रहेगा, एलिवेटेड लेवल ऑफ सीरम अमाइलेज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स कैन डैमेज द 8th क्रेनियल नर्व। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन से आता है कि कौन सी एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन है, ड्रग है जो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है उसको डैमेज कर सकती है। ऑप्शन है आइसोनियाजेट, पैरा अम्नियोसैलिसिलिक एसिड, थाम्ब्यूटॉल हाइड्रोक्लोराइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन नंबर डी में है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व को डैमेज कर सकती है एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन वो क्या है? वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। और यदि एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन से एक क्वेश्चन और आता है कि किस मेडिसिन के कारण जो यूरिन का कलर है ऑरेंज और रेड हो जाता है, तो वो होता है रिफाम्पसिन के कारण। और 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व डैमेज पूछा जाता है तो वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाएगा? तो हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए जो दिया जाएगा वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट इज डिस्टेंडेड एब्डोमेन एंड एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इंडिकेट्स। तो एब्सेंस क्या है? बाउल साउंड से किसी एब्डोमिनल सर्जरी के बाद, तो ये किसकी तरफ इशारा करेंगे? ऑप्शन है इंटरसेप्शन, पैरालाइटिक इलियस, हेमरेज या फिर रप्चर्ड कोलोन। तो एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड है जो, और डिस्टेंडेड एब्डोमेन है जो स्पेशली किसके बाद हुआ? एब्डोमिनल सर्जरी के बाद। तो ये कंडीशन किसकी तरफ इशारा करेगी?
ये करेगी पैरालाइटिक इलियस की तरफ। तो क्या हो सकता है, पैरालाइटिक इलियस की कंडीशन में मेनली ऐसा होता है, जो बाउल साउंड है क्या है, एब्सेंट है या फिर बहुत ही कम है जो सुनाई दे रहा है ऑस्कल्टेशन के टाइम पर। तो किसकी तरफ इंडिकेट करता है, पैरालाइटिक इलियस की तरफ। नेक्स्ट इज द नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज, नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या है। ऑप्शन है 8 to 21 mm of Hg, 16 to 25 mm of Hg, 20 to 35 mm of Hg और 90 to 38 mm of Hg। तो जो नॉर्मल आईओपी होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है, उसकी रेंज होती है 11 से 21। बट हम बेस्ड ऑन ऑप्शन जाते हैं तो इसका आंसर क्या होगा सही, ए 8 to 21 mm of Hg। नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है, 11 से 21। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी फाइंडिंग्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइपोकैलेमिया। तो आपने ईसीजी में अलग अलग तरीके की जो वेव्स हैं उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, अलग अलग कंडीशंस लेके। अर्थमिया में अलग होंगे, एमआई में अलग होंगे, हार्ट फेलियर में अलग देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर क्वेश्चन है कि ईसीजी में यदि हाइपोकैलेमिया की कंडीशन है किसी पेशेंट को, तो ईसीजी में क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी। ऑप्शन है टर्ल, पीक एंड टी वेव, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। तो जो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है किस में देखने को मिलता है, हाइपोकैलेमिया में। और टी वेव क्या रहेंगी, फ्लैटनिंग रहेंगी, ना तो ये हाई रहेंगी, पीक भी नहीं रहेंगी। बट इसमें क्या देखने को मिलेगा, टी वेव फ्लैटनिंग रहेंगी बट एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड रहेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सभी क्वेश्चन हिंदी में भी है। हेपेरिन का एंटीडोट क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट। जो भी लोग इस क्वेश्चन पेपर को यदि एज एन पीडीएफ देखना चाहते हैं तो वो लोग अपना नंबर है जो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मैं उनको पूरी कोशिश करूँगी कि सभी के लिए इसकी पीडीएफ भेज सकूँ, स्पेशली जो एएनएम वाले या फिर जिनको इंग्लिश के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी परफॉर्म्ड बिफोर रेडियल आर्टरी कैन्युलेशन टू इवैल्यूएट रेडियल एंड अल्नर आर्टरी पेटेंसी। रेडियल अल्नर आर्टरी पेटेंसी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन है एलेंस टेस्ट, एंजियोग्राफी, वर्गर्स टेस्ट या फिर कैपिलरी रिफिल टेस्ट। तो रेडियल अल्नर आर्टरी की पेटेंसी चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है वो क्या है, एलन टेस्ट। नेक्स्ट इज कॉमन रिस्क ऑफ सीवियर डिप्रेशन इज, किसी पेशेंट को यदि सीवियर डिप्रेशन की कंडीशन है मोस्ट कॉमन रिस्क क्या हो सकता है। ऑप्शन है फटीगेबिलिटी, हेलुसिनेशन, थॉट ब्लॉक या फिर सुसाइड। तो जो डिप्रेशन के क्लाइंट में सबसे ज़्यादा सीवियर रिस्क होती है, कॉम्प्लिकेशन भी हम एक तरीके का कह सकते हैं, वो क्या, सुसाइड का। सबसे ज़्यादा जो लोग आत्महत्या करते हैं वो वही लोग करते हैं जो पहले से डिप्रेस्ड हों किसी चीज़ को लेके। नेक्स्ट इज डंपिंग सिंड्रोम इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ, डंपिंग सिंड्रोम किस सर्जरी के बाद होने वाला कॉम्प्लिकेशन है। ऑप्शन है कोलेक्टोमी, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, नेफ्रेक्टोमी या फिर हिस्टेक्टोमी। तो जितनी भी जो गैस्ट्रिक सर्जरीज होती हैं उनके बाद जो एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है उसका नाम दिया गया डंपिंग सिंड्रोम। तो मेनली जो डंपिंग सिंड्रोम की कंडीशन होती है, जो भी गैस्ट्रेक्टोमी प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, गैस्ट्रिक की सर्जरी की जाती हैं, उन्हीं में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, बी, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए जो एज एन एंटीडोट यूज़ किया जाता है वो क्या है। तो जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस के लिए एंटीडोट यूज़ करते हैं हम वो क्या है, एट्रोपिन सल्फेट या फिर एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लैक्टुलोज इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर पेशेंट विथ हेपेटिक इंसेफेलोपैथी 2। जो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के पेशेंट होते हैं उनको लैक्टुलोज है जो प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो उनको ये क्यों दिया जाता है। ऑप्शन है डिक्रीज द बिलिरुबिन लेवल, डिक्रीज द सीरम अमोनिया, इंक्रीज द प्रोटीन लेवल और इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल। तो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के पेशेंट में
लैक्टुलोज प्रिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि ये क्या काम करता है, सीरम अमोनिया का लेवल है उसको क्या करेगा, कम करेगा। इसीलिए जो भी हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के पेशेंट होते हैं उनको लैक्टुलोज है जो प्रिस्क्राइब किया जाता है ताकि सीरम में जो भी अमोनिया का लेवल हाई है उसको क्या करे, कम करे। नेक्स्ट इज एपिकल पल्स इज असिस्टेड बाय प्लेसिंग द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप एट द एरिया ऑफ। तो एपिकल पल्स चेक की जाती है डायफ्राम के यहाँ पे, तो स्टेथोस्कोप के थ्रू हम इसको चेक करेंगे तो किस एरिया पे सही तरीके से है जो सुन पाएंगे हम स्टेथोस्कोप से या फिर असिस्ट कर पाएंगे। ऑप्शन है एओर्टिक एरिया, पल्मोनिक एरिया, मिट्रल एरिया या फिर ट्राइकस्पिड एरिया। तो एपिकल पल्स को हम सही तरीके से असिस्ट कहाँ पर कर पाएंगे, मिट्रल एरिया में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस, इट्स नोन एज। तो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रहा है यूट्राइन के जो भी टिश्यूज हैं, एंडोमेट्रियल टिश्यूज, कहाँ से, यूट्रस के बाहर। तो क्या कहलाएंगे, ऑप्शन है सिस्टिक फाइब्रोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, मेट्रोरेजिया और मेनोरेजिया। तो मेट्रोरेजिया और मेनोरेजिया तो ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो जाएंगी, बट जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो क्या होगा, एंडोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द इंट्रावीनस कैन्यूला यूज्ड फॉर न्यूनेट इज। न्यूनेट के लिए जो कैन्यूला की साइज यूज़ की जाती है वो क्या है, तो वह 24 नंबर का कैन्यूला जो येलो कलर का होता है वो जनरली न्यूनेट्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इन MEQ पर लीटर इज। तो नॉर्मल सीरम में है जो पोटेशियम का लेवल कितना रहेगा, नॉर्मल पोटेशियम लेवल है ब्लड में क्या रहेगा, ये भी आपको आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा 3.5 to 5 MEQ पर लीटर। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नोन एज। नाक से ब्लीडिंग होने को क्या कहा जाता है, ऑप्शन है एपिस्टैक्सिस, हीमोप्टाइसिस, हेमेटेमेसिस या फिर हेमेच्यूरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एपिस्टैक्सिस। जिसको नोज ब्लीडिंग कहा जाता है वो क्या है, एपिस्टैक्सिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इनमें से क्या है जो कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में अपगार स्कोर, तो बेबीज में आफ्टर डिलीवरी के बाद चेक किया जाने वाला स्कोर है। ब्रेडन स्केल, ग्लासगो कॉमा स्केल और स्नेलन चार्ट। स्नेलन चार्ट है जो विजन एक्यूटी चेक करने के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ग्लासगो कॉमा स्केल GCS। इसका यूज किसके लिए किया जाता है, कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is most important to prevent the progress of disease in thromboangiitis, obstructions और वर्गर्स डिसीज। तो इनमें से क्या इम्पोर्टेंट है जिसके थ्रू हम जो वर्गर डिसीज हो रही है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑलरेडी हो चुकी है बट उसकी प्रोग्रेस को प्रिवेंट करना है। ऑप्शन है कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर, कंट्रोलिंग डायबिटीज, वेट रिडक्शन या फिर स्मोकिंग सजेशन। तो बर्गर डिसीज़ के जो भी पेशेंट होते हैं, बर्गर डिसीज़ का दूसरा नाम क्या, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। तो इन क्लाइंट के लिए जो चीज़ें जो स्पेशली प्रिवेंट की जाती हैं या फिर इन चीज़ों को स्टॉप किया जाता है जिससे इस डिसीज़ की प्रोग्रेस को और रोका जा सके, तो वो क्या, स्मोकिंग सजेशन। सिगरेट बीड़ी जो भी पी रहे हैं उसको स्टॉप करने की सलाह दी जाएगी। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन का इंडिकेशन क्या है, ऑप्शन है एस्ट्रेक्सिस, हेमेटेमेसिस, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर और कंफ्यूजन। जो पोर्टल हाइपरटेंशन होता है इसमें मेनली क्या देखने को मिलता है, वॉमिटिंग विथ ब्लड, डायरिया, स्टमक पेन, इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। पोर्टल हाइपरटेंशन का है जो सही एग्जाम जो सही इंडिकेशन है वो क्या हो सकता है, वो है हेमेटेमेसिस। जो वॉमिटिंग हो रही है उसके साथ ब्लड भी आ रहा है। नेक्स्ट इज गोनियोमीटर इज यूज्ड टू असेस। गोनियोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन है ऑडिटरी ऑकल्ट एक्यूटी, मसल स्ट्रेंथ, रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स या फिर विजुअल एक्यूटी।
तो गोनियोमीटर का यूज़ किया जाता है, वो होता है जो जॉइंट्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, रेंज ऑफ मोशन उनके एंगल हैं जो सही तरीके से घूम रहे हैं कि नहीं, उसको चेक करने के लिए गोनियोमीटर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स। नेक्स्ट इज सर्जिकल प्रोसीजर डन टू रिलीव प्रेशर इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज। कंपार्टमेंट सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है ओपन रिडक्शन विथ इंटरनल फिक्सेशन, मेनिजेक्टोमी, फेसियोटोमी या फिर आर्थ्रोप्लास्टी। तो सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है जो भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम में जो भी नर्व और मसल्स दब रही हैं, प्रेस हो रही हैं, उनको ट्रीट करने के लिए सर्जरी की जाती है वो क्या है? फेसियोटोमी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस इज कॉल्ड। जो फ्रैक्चर डिस्टल रेडियस के यहाँ पर हो जाए वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है कोलेस फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का जो मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज। तो नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर उनका कलर कोड क्या होता है? ऑप्शन है ब्लैक, ब्लैक विथ वाइट शोल्डर, लाइट ब्लू या फिर ग्रे। तो नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर होते हैं वो कैसे होते हैं? लाइट ब्लू कलर के। नेक्स्ट इज फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विथ नो बेसिस इन रियलिटी इज नोन एज। फॉल्स सेंसरी परसेप्शन है बट रियलिटी में कुछ भी नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन है हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, लूज एसोसिएशन या फिर न्यूलोगिज्म। तो फॉल्स सेंसरी परसेप्शन है कई तरीके की हो सकते हैं, सुनाई देने वाले, दिखाई देने वाले, गस्ट्रेस्टी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए, हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑलवेज रिक्वायर सर्जिकल असेप्सिस। इनमें से सर्जिकल असेप्सिस के लिए कौन सा प्रोसीजर जिसमें सर्जिकल असेप्सिस की जरूरत पड़ेगी? ऑप्शन है वेजाइनल इरिगेशन, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, एनजी ट्यूब इंसर्शन या फिर कोलोस्टोमी इरिगेशन। तो सर्जिकल असेप्सिस की बात की जा रही है तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज मैनिया इजा। मैनिया किस तरीके की प्रॉब्लम है? ऑप्शन है एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर, डिसोसिएटेड डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर या फिर थॉट डिसऑर्डर। यदि सीजोफ्रेनिया पूछते तब होता थॉट डिसऑर्डर, बट यहाँ पर पूछा है मैनिया, तो मैनिया में क्या डिस्टर्ब होता है? मेनली मूड। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज कापोसी सार्कोमा इज एसोसिएटेड विथ। तो कापोसी सार्कोमा किस कंडीशन के साथ होने वाला कॉम्प्लिकेशन है? ऑप्शन है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन टी सेल लिम्फोटॉपिक वायरस टाइप फर्स्ट, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस मीन्स HIV और एप्स्टीन बार वायरस। तो कापोसी सार्कोमा एक कॉम्प्लिकेशन है, किसके साथ होता है? HIV के साथ, HIV वायरस के साथ में। नेक्स्ट इज ऑर्डमसेट्रॉन 8 mg IV गिवन बिफोर कीमोथेरेपी इज टू प्रिवेंट। तो ऑर्डमसेट्रॉन क्या है? एज एन एंटी एमेटिक यूज होने वाली मेडिसिन है, तो बिफोर कीमोथेरेपी के दी जाती है, किसको प्रिवेंट करने के लिए? वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइड इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन एक्सेप्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 सेकेंड पार्ट होगा, उसमें इसका आंसर मैं आपको जरूर बताऊंगी कि फेनिटोइन के साइड इफेक्ट सभी है बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में अटैक्सिया, हिस्टिज्म, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर गम हाइपरट्रॉफी। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है इसलिए भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन पेपर का रहेगा, उसमें इसका आंसर मैं आपको जरूर बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड एज। कर्वेचर का है जो स्पाइन है हमारी लेटरल कर्वेचर शेप में आ जाए तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन है काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कॉलियोसिस या फिर पेक्टस एक्सकेवेट्रम। तो लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन क्या कहलाएगा? स्कॉलियोसिस। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर जो रिमेनिंग रह गया था, क्वेश्चन नंबर 35। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द नर्स टू ऑब्टेन अ स्पुटम स्पेसिमेन फॉर कल्चर इज।
मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम क्या होगा स्पुटम कल्चर के लिए? ऑप्शन है अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर द पेशेंट ईट्स अ लाइट ब्रेकफास्ट, आफ्टर एरोजॉल थेरेपी या फिर आफ्टर चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो जो स्पुटम कल्चर के लिए बेस्ट टाइम होगा वो क्या होगा? अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन इज टेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द ड्रग। किसी मेडिसिन की सेंसिटिविटी एलर्जी को टेस्ट करने के लिए मेडिसिन इंसर्ट करते हैं, ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, किस रूट पे करते हैं? इंट्राडर्मली, इंट्रामस्कुलरली, इंट्रावीनसली या फिर सबक्यूटेनियसली। तो सेंसिटिविटी और ड्रग की एलर्जीज बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें मेडिसिन की टेस्टिंग की जानी हो, रिएक्शन चेक किया जाना हो, तो उसके लिए जो रूट यूज़ किया जाता है वो क्या है? इंट्राडर्मल रूट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर असेसिंग द पेन इन चिल्ड्रन। इनमें से कौन सी स्केल है जो बच्चों में पेन असेस करने के लिए यूज़ की जाती है? ऑप्शन है ब्रीफ पेन इन्वेंट्री, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, विजुअल एनालॉग स्केल, वॉन्ग बैकर फेस पेन रेटिंग स्केल। तो सभी स्केल हैं जो पेन असेस करने के लिए यूज़ की जाती हैं, बट बच्चों में जो स्केल यूज़ की जाती है वो क्या है? विजुअल एनालॉग स्केल। नेक्स्ट इज मेडिकेशन यूज्ड फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग इज नोन एज। तो कौन सी मेडिसिन है जो नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं? तो वो है एंटी एमेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स फीवर के लिए हैं, एनाल्जेसिक्स पेन रिलीफ करने के लिए है, और एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने या फिर मारने के लिए दी जाती हैं। नेक्स्ट इज द इक्विपमेंट यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ ईयरिज। कान को चेक करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन है लैरिंगोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑटोस्कोप या फिर प्रोक्टोस्कोप। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा ऑटोस्कोप। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग इज नोन एज। पूरे लंग्स को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो क्या कहलाता है? लोबेक्टोमी, न्यूमेनेक्टोमी, सेगमेंटल रिसेक्शन या फिर वेज रिसेक्शन। लोबेक्टोमी में तो एक सिंगल लोब है जो रिमूव किया जाएगा, बट यहाँ पर एंटायर लंग की बात की जा रही है, तो सही आंसर क्या होगा? न्यूमेनेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेडिकेशन ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट विथ एन ओपन कंटामिनेटेड इंजरी एंड नो रिसेंट हिस्ट्री ऑफ टिटनस इम्यूनाइजेशन। यदि किसी पेशेंट को डायरेक्ट कंटामिनेटेड इंजरी हुई हो और उसका रिसेंट में किसी भी तरीके से टिटनस इम्यूनाइजेशन भी नहीं हुआ है, तो आप उसको क्या देंगे? डीपीटी वैक्सीन, टिटनस टॉक्साइड, टिटनस एंटीटॉक्सिन या फिर टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन। तो हम उसको सबसे पहले क्या देंगे? टीटी, टिटनस टॉक्साइड। नेक्स्ट इज अ पेशेंट हु इज रिसीविंग एंटीबायोटिक थेरेपी कंप्लेन ऑफ रिंगिंग इन द ईयर, द ऑटोटॉक्सिटी इज डैमेज टू। एक पेशेंट एंटीबायोटिक थेरेपी ले रहा है, वो कंप्लेन कर रहा है कि उसके कानों में क्या हो रहा है? रिंगिंग साउंड सुनाई दे रहा है। तो ये कौन सी नर्व के लिए ऑटोटॉक्सिटी हो सकती है? तो कान में कौन सी नर्व प्रेजेंट होती है? 8वें नंबर की क्रैनियल नर्व, जो मेनली किस मेडिसिन जो एंटीबायोटिक्स हैं उस जो वही नर्व को डैमेज कर सकती हैं, 8वें नंबर की क्रैनियल नर्व को, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? 8th क्रैनियल नर्व। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डायलिसिस। इनमें से क्या जो डायलिसिस के थ्रू हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन है हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरकैलेमिया, एलिवेटेड क्रिएटिनिन या फिर डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन। तो जो डायलिसिस के थ्रू ट्रीट नहीं किया जा सकता है वो डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट इज नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इज। तो नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर क्या है? तो ये 10 से 15 mm ऑफ Hg। तो गाइस ये था पार्ट फर्स्ट, इसका पार्ट सेकंड हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।